वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 8 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का थर्ड लेक्चर। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, 2 चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। सबसे पहले हमने जो है मुगल पावर देखी, फिर उसके बाद मराठा एम्पायर देखा और कुछ रीजनल पावर्स भी हमने देखी थी। अब आज हम उसके आगे का पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि ये नीचे दिए गए नंबर्स हैं, इन पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम के समय में आप सारे वीडियोस वापस से नहीं देख पाएंगे, इतना समय नहीं होता आपके पास, तो पेड बैच में आपको जो है सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। आपको पढ़ते समय कोई भी डाउट हो रहा है आप तुरंत वहां पर पूछ सकते हैं, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो है प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आप अगर मेंस के लिए बैच ज्वाइन करते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से लेकर के प्री का बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं, रेगुलर टेस्ट वगैरह सब कुछ कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको कहाँ कितनी कमी रह रही है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी में सुधार कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा फायदा है, तो एक बार पेड बैच जरूर ज्वाइन करिए। और ये ज्ञान सर का नंबर है, आप अगर ज्ञान सर से बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो है कॉलोनियल एरा इन इंडिया। जितनी भी विदेशी पावर जो है इंडिया में आई थी उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले विलियम डिग्बी का 1901 का ये जो है स्टेटमेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी में जो भी मेंशन है हम सब पढ़ते चल रहे हैं। आरंभिक काल में ब्रिटिश या ब्रितानी जो थे वो लगभग 2 शताब्दी पूर्व बंगाल और अन्य समकक्ष अध्यक्षाधीन मंडलों को इस देश और इसकी प्रजा को लूट के लिए शिकार के रूप में देखते थे, और उत्तरवर्ती अंग्रेजों ने अधीन प्रशासनों के रूप में ये लूट आज किसी भी पूर्व काल कहीं से अधिक उग्र रूप में चल रही है। आधुनिक इंग्लैंड भारतीय संपदा से महान बना है और संपदा सदा शक्तिशाली लोगों के बल और कौशल द्वारा छीनी जाती रही है। ठीक है, तो द अर्ली ब्रिटिश अबाउट द 2 centuries ago viewed Bengal and other similar presidencies as a prey of plunder. As administration under the British, this plunder continues today with a greater ferocity than at any previous time. Modern England has been made great by Indian wealth. Wealth has always been seized by the force and skill of the powerful. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? विलियम डिग्बी का है, 1901 का है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियां, कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे। सबसे पहले दासत्व या स्लेवरी क्या होता है। किसी व्यक्ति को दास बना लेने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? दासत्व या स्लेवरी कहते हैं। स्लेविंग अ पर्सन क्या कहलाता है? स्लेवरी। असुरीकरण या डेमोनाइज करना किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या समूह को अत्यंत नकारात्मक रूप में अगर हम चित्रित करते हैं तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे टू पोर्ट्रे अ पर्सन और अ ग्रुप इन अ हाईली नेगेटिव लाइट, उसे हम डेमोनाइज करना कहेंगे या असुरीकरण करना कहेंगे। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? किसी देश द्वारा एक वर्ष में जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं? हम जीडीपी कहते हैं, जो हम आगे इकोनॉमी में पढ़ेंगे। धर्म न्यायीकरण या इक्विजिशन। ठीक है, इक्विजिशन या धर्म न्यायीकरण क्या होता है? रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा स्थापित एक विशेष न्यायाधिकरण है। किसने इसे इंक्विजिशन को किसने स्थापित किया है? तो रोमन कैथोलिक चर्च जो है उन्होंने इंक्विजिशन को स्थापित किया है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? धर्म न्यायीकरण कहते हैं। इसका कार्य उन विधर्मी ईसाइयों पर नियंत्रण लेना था जिन पर चर्च की मान्यताओं के विरुद्ध मत रखने का संदेह होता था। तो ऐसे जो क्रिश्चियंस होते थे जो कि चर्च के बिलीफ को नहीं माना करते थे, उनसे कंटेम्परेरी उनका बिलीफ हुआ करता था, तो उन्हें क्या किया जाता था? उनका धर्म न्यायीकरण या इंक्विजिशन किया जाता था। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन क्या होता था? तो हाउस ऑफ कॉमन यूनाइटेड किंगडम की एक द्विसदनीय संसद का निर्वाचित निम्न सदन था। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन था इलेक्टेड लोअर हाउस ऑफ द बाइकैमरल पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। इस सदन में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हाउस ऑफ किंगडम में निर्वाचित होने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उभरा हुआ या एम्बोस्ड किसको कहते हैं? ठीक है, एम्बोस्ड किसको कहते हैं? वस्त्रों पर इस प्रकार की आकृति अंकित होना जो उभरी हुई स्पष्ट दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? एम्बोस्ड कहते हैं। ठीक,
प्राच्यवादी या ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, ओरिएंटलिस्ट कौन होते थे, तो ये अब अप्रचलित शब्द है जिसका प्रयोग पश्चिम एशिया से लेकर सुदूर पूर्व तक के क्षेत्रों में विद्वानों के लिए होता था। भारत में प्राच्यवादी प्रायः संस्कृत, पाली, फारसी आदि भाषाओं के विद्वान हुआ करते थे। इन्हें भारतविद कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है, इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है। उस समय जो ओरिएंटलिस्ट होते थे अब क्या कहलाते हैं, इंडोलॉजिस्ट कहलाते हैं। फिर विद्रोह या म्यूटनी क्या होता है, इस संदर्भ में विद्रोह का तात्पर्य सैनिकों या नौसेना के नाविकों द्वारा अपने अधिकारियों के विरुद्ध की गई बगावत से होता है। तो म्यूटनी क्या होती है, इट इज अ रिवोल्ट बाय सोल्जर्स और नेवल सेलर्स अगेंस्ट देयर सुपीरियर्स। ऑलराइट, तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि आपको चीजों को समझने से पहले बेसिक से टर्म्स से पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे उपनिवेशवाद के युग की, एज ऑफ कोलोनियलिज्म की हम बात करेंगे। तो जब एक देश किसी अन्य प्रदेश पर अधिकार करके वहां अपनी बस्तियां स्थापित करता है, ठीक है, जब कोई देश किसी दूसरे देश पर अधिकार करेगा, वहां अपनी बस्तियां स्थापित करेगा, वहां अपने ऑफिसर्स को भेजेगा, वहां अपने लोगों को भेजेगा, वहां अपनी कॉलोनीज बसाएगा और अपने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तंत्र आरोपित करेगा, तब क्या कहेंगे, उसे उपनिवेशवाद कहेंगे। When a country conquers another territory, establish settlement there and impose its political, economic and cultural system, इसे क्या बोलेंगे, कोलोनियलिज्म बोलेंगे। प्रथम सहस्राब्दी सामान्य संवत में ईसाई तथा इस्लामी धर्मों के प्रसार के साथ साथ जिन क्षेत्रों को नए धर्मों में परिवर्तित किया गया वहां पर उपनिवेशीकरण भी हुआ। तो क्या हुआ, जब पहली शताब्दी में जब ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लामी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नए धर्मों में क्षेत्रों को परिवर्तित किया गया, तो उनका जो है कोलोनाइजेशन भी होता है। औपनिवेशिक युग सामान्यतः 15वीं शताब्दी से आरंभ हुए यूरोपीय विस्तार को इंगित करता है। बेसिकली हम कोलोनियलिज्म का पीरियड किसको कंसीडर करते हैं, 15th सेंचुरी के बाद का पीरियड जो है वो कोलोनियलिज्म का पीरियड कहलाता है। स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों पर अधिकार कर उपनिवेश स्थापित किए। इन्होंने मूल निवासियों का नरसंहार अथवा दासत्व सम्मिलित था और यूरोपीय शक्तियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। उसने भौगोलिक विस्तार और वैश्विक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी, क्योंकि एक पावर जैसे पोर्टुगीज आए, फिर बाकी की यूरोपियन पावर के बीच में होड़ मची कि हम भी पहुंचे। और इंडिया तो बेसिकली अपने जो स्पाइस हैं, कॉटन, इन सबके लिए फेमस हुआ ही करता था। तो पहले तो ये व्यापारी बन करके उसके बाद जो है उन्होंने अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करी, फिर उन्होंने अपनी धीरे धीरे से रूल करना शुरू करा, जो लोकल रूलर्स उनको अपने अंदर दबाया और फिर उन्होंने जो है भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। भौगोलिक विस्तार के लिए निम्नलिखित लाभ क्या थे, प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति थी। अब ये यूरोप वाला रीजन ऐसा है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, तो पहली चीज प्राकृतिक संसाधन इनको मिलते थे। फिर नए बाजारों तक, नए मार्गों तक पहुंच होती थी, ये लूट कर लिया करते थे जिससे कि इनके पास धन इकट्ठा होता था। स्थानीय जनसंख्या का ईसाई धर्म में परिवर्तन एक अन्य प्रबल प्रेरणा थी, तो वो अपने रिलीजन को फैलाया करते थे। जो लोकल लोग हुआ करते थे उनका अपने धर्म में परिवर्तन किया करते थे। वैज्ञानिक जिज्ञासा एक अन्य कारण था, जहां पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप और प्राकृतिक इतिहास का ज्ञान संचित करने हेतु अज्ञात भूभागों के अन्वेषण को प्रोत्साहित किया जाता था। तो ये किस लिए और करते थे, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से। एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी भी रीजन था जिसकी वजह से एक्सपेंशन किया करते थे। उपनिवेशित जन समुदायों को सभ्य बनाने का दावा करते थे और उनके सभ्यकारी अभियान को उन्नति कारक बताते थे। तो जो कोलोनाइजर थे ये क्लेम करते थे कि वो सिविलाइज्ड कॉलोनी बसाएंगे, लोगों को सिविलाइज करेंगे, और सिविलाइजिंग मिशन इसको इन्होंने कहा, और कहा कि प्रोग्रेसिव मिशन है ये। और वे उपनिवेशित जन समुदायों को असभ्य, आदिम और बर्बर कहकर उनका आसुरीकरण करते थे। तो ये बाकी जो लोग इनको फॉलो नहीं करते थे उसको क्या बोलते थे, ये अनसिविलाइज्ड, प्रिमिटिव या बार्बरिक उनको कहा करते थे, उनको लेबल करते थे। ऑलराइट, वास्तव में उपनिवेशकों ने इसके विपरीत किया। जैसा क्या किया इन्होंने सिविलाइज करने के बजाय इन्होंने उसका उल्टा काम किया। इन्होंने लोगों की स्वतंत्रता छीन ली, उपनिवेशकों द्वारा संसाधनों को इन्होंने जो है खराब किया, पारंपरिक जीवन पद्धतियों का इन्होंने विनाश कर दिया, विदेशी सांस्कृतिक मूल्यों का इन्होंने आरोपण कर दिया। तो contrary to what they said, उन्होंने क्या किया, in reality they did the opposite, loss of independence, exploitation of resources, destruction of traditional ways of life and imposition of foreign cultural values, ये इन्होंने काम किया। औपनिवेशिक युग में हुए अर्थव्यवस्थाओं और प्रौद्योगिकियों के विकास और विस्तार का लाभ किसको ही मिला, सिर्फ उपनिवेशकों को मिला। जो लोकल लोग थे वहां उनको कोई भी लाभ नहीं मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशवाद का अंत होने लगा। तो बेसिकली जो
कोलोनाइजेशन जो है वो डिक्लाइन होता है किस टाइम पीरियड में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये पावर्स कमजोर पड़ जाती है और धीरे धीरे हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। फिर इंडिया में जो यूरोपियंस आते हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो भारत में आर्थिक संपन्नता ने इससे यूरोपीय औपनिवेशकों की महत्वाकांक्षा के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाया। भारत इतना आर्थिक रूप से संपन्न था कि वो काफी ज्यादा यूरोपियन पावर्स को टेम्पटिंग लगा कि इंडिया में हम जो है एंटर करें। भारतीय वस्तुएं जैसे मसाले, कपास, हाथी दांत, आइवरी, रत्न जो जेम्स होते हैं, ठीक है, और सैंडलवुड, सागवान की लकड़ी, चंदन और वुड स्टील, ठीक है, और अन्य वस्तुएं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में इनकी अत्यंत मांग हुआ करती थी। और 16वीं शताब्दी तक भारत एक सशक्त और समृद्ध आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र। हमने देखा मुगल टाइम पीरियड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हुआ करती थी तब भी। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं तो 16वीं शताब्दी के बाद से इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सारी खत्म होने लगती है। इस संपूर्ण काल में भारत का योगदान विश्व के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कम से कम 1/4 था। मतलब आज की डेट में सोच के देखिए कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में इंडिया का जीडीपी, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की जीडीपी का 1/4 होना खुद में कितनी बड़ी बात है, जो कि उस टाइम पीरियड में जब मुगल थे तब भी इंडिया की अर्थव्यवस्था इतनी खराब नहीं थी। उस टाइम में भी 16वीं शताब्दी में भी 1/4 होता था। तो अब सोचिए कि अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर की या गुप्ता टाइम पीरियड की तो कितना ज्यादा इंडिया का जीडीपी रहा होगा। सब कुछ अंग्रेजों ने खराब कर दिया, ठीक है। पुर्तगाली, सबसे पहले कौन सी यूरोपियन पावर आती है? पुर्तगाली आते हैं, पोर्तुगीज आते हैं। तो पुर्तगाली अन्वेषक एवं नौ संचालक वास्को डी गामा ने मई 1498 में कप्पड़ तट, ठीक है, हम सबको पता है कालीकट के निकट जामोरिन के पास आया था, लेकिन कौन से तट पर आया था, कौन से कोस्ट पर आया था वास्को डी गामा? तो ये कप्पड़ कोस्ट पर आया था। एनसीईआरटी में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कप्पड़ तट पर ये पहुंचता है। भारत में यूरोपीय उपनिवेशीकरण का ये मार्ग प्रशस्त करता है। तो सबसे पहले कौन आता है? कप्पड़ तट पर वास्को डी गामा आता है, जो कि एक पुर्तगाली होता है। केरल के कोझिकोड के समीप है कप्पड़ तट, और कालीकट में आता है, ठीक है। कालीकट ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस स्टेटमेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। उस समय वहां का राजा कौन था? जामोरिन, ठीक है, जामोरिन वहां का राजा होकर था। 4 वर्ष के पश्चात दोबारा भारत आता है, ठीक है। तो वापस से 2 बार भारत आता है, 4 वर्षों बाद 2 बार वापस से भारत आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 2 बार भारत आता है। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा, मालाबार और कोरोमंडल तट पर अनेक व्यापारिक केंद्रों को स्थापित करा। और पुर्तगालियों ने कार्टेज सिस्टम हमने देखा था पिछले वीडियो में कि मराठाओं ने भी कार्टेज सिस्टम शुरू करा था, कि एक तरीके का पास रिक्वायर्ड होता था किसी और शिप को उस एरिया से गुजरने के लिए। तो अनुज्ञा पत्र, जिसे हम कार्टेज सिस्टम कहते हैं, उसको शुरू करा, जिसके तहत अरब सागर में संचरण करने वाले, अब यहाँ पर याद रखिएगा किस सागर की बात हो रही है? अरब सागर, हिंद महासागर भी बोल सकता है, ठीक है। तो हिंद महासागर पूरा रीजन आ जाएगा, पूरे रीजन में नहीं, अरब सागर वाला जो रीजन है वहां पर कार्टेज सिस्टम पोर्टुगीज चलाते थे। तो समस्त नौकाओं को जो है पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। फिर जिन नौकाओं के पास यह अनुमति पत्र नहीं होता था उन्हें क्या किया जाता था? जब्त कर लिया जाता था, कन्फिस्केट कर लिया जाता था। इस समुद्री प्रभुत्व के माध्यम से पुर्तगालियों ने भारत और यूरोप के मध्य मसालों के व्यापार पर लगभग 1 शताब्दी तक एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो मसालों में मोनोपोली किसकी हो गई? कार्टेज सिस्टम की वजह से पुर्तगालियों की हो गई। 1560 में उन्होंने गोवा में धर्म न्यायीकरण की स्थापना करी, ठीक है। इंक्विजिशन उन्होंने गोवा में शुरू करा था 1560 में। इसके अंतर्गत उन्होंने हिंदुओं, मुसलमानों, यहूदियों और ईसाई धर्मांतरितों को कठोर दंड दिए जाते थे। तो जो ईसाई नहीं होते थे उनको दंड ये देते थे, और यदि वो अपने मूल धर्म का पालन करते थे तो उन्हें काफी दंड दिया जाता था। पुर्तगालियों द्वारा बलात् धर्मांतरण, हिंदू मंदिरों का विध्वंस और मूल निवासियों के साथ विविध प्रकार की क्रूरताएं की गई थी। आपने जैसे कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल्स टाइप की मूवीज देखी होगी तो आपने देखा हो किस तरीके से जो है बर्बरता हुई थी। लेकिन अगर पोर्टुगीज की बात करें तो वो भी बहुत बर्बर थे, बहुत हिंदुओं के साथ उन्होंने भी बहुत ज्यादा बर्बरता करी थी। हो सकता है इन फ्यूचर कभी उनके ऊपर भी कोई मूवी बन करके आए, ठीक है। गोवा धर्म न्यायाधिकरण को 1812 में समाप्त किया गया, ठीक है। कब समाप्त किया गया इंक्विजिशन एक्ट को गोवा वाले? तो 1812 में इसे खत्म किया गया था, राइट। तो अभी हमने टेक्स्ट देखा एनसीईआरटी का, अब हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेंगे। तो अगर हम पुर्तगालियों की बात करें भारत में पोर्टुगीज की, तो पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना, स्पेशली जो है मसालों का, और अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पर आता है, ठीक है। कालीकट के तट पर वास्को डी गामा 1498 में आता है, और वो
केप ऑफ गुड होप से होकर भारत आता है। तो आपको एरिया भी याद रखना है, केप ऑफ गुड होप से आता है। और उस समय कालीकट का शासक कौन था? जामोरिन था, ये भी आपको याद रखना है। और ये 1498 के बाद 4 साल बाद फिर आता है, और ये 1502 में ये सेकेंड टाइम आता है। ठीक है, सेकेंड टाइम 1502 में वास्को डी गामा भारत आता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रारंभिक व्यापार की बात करें तो स्पाइसेस में ट्रेड था। सबसे स्पेशल क्या थी इनके लिए? ब्लैक पेपर, काली मिर्च हुआ करती थी। अरब व्यापारियों से इनकी प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, प्रमुख गवर्नर की अगर हम बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 तक रहा, और ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, जो कि समुद्री शक्ति को बढ़ाने के लिए थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी किस पोर्टुगीज गवर्नर ने अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि पहला गवर्नर था। फिर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, तो ये 1509 से 1515 तक रहता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको। 1510 में गोवा पर इसने कब्जा करा, गोवा को अपनी राजधानी बनाया और फोर्ट्स और जो है ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करे, किसने? अल्बुकर्क ने। अगर इनके जो महत्वपूर्ण स्थान है उनकी बात करें तो गोवा इनका जो है मेन सेंटर हुआ करता था, दमन, द्वीप और बसाइन। ठीक है, वसई जिसे हम कहते हैं, वसई या वसाइन जो है इनका इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो थे वो थे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वॉयसराय था, जो कि शासन वायसराय द्वारा शासन होता था। वायसराय किंग को रिप्रेजेंट करता था। मुख्यालय इनका गोवा में था। पुर्तगाल का जो राजा था वो सुप्रीम अथॉरिटी होता था। राजा के नीचे कौन होता था? राजा, और राजा के नीचे होता था वायसराय। इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो इन्होंने मोनोपोली, करीब 1 शताब्दी तक पूरी मोनोपोली इनकी रही स्पाइस ट्रेड में। समुद्री पास लेना जरूरी होता था, काटा सिस्टम इन्होंने शुरू करा। धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। मिशनरीज में बहुत ज्यादा सक्रिय थे। गोवा में इंक्विजिशन इन्होंने चालू करा। कब किया था? 1560 में। और कब इंक्विजिशन खत्म हुआ था? 1812 में, याद रखना। ठीक है, नई इन्होंने क्रॉप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करी, जैसे कि आलू, चीनी, तंबाकू, ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो पोर्टुगीज लेके आए। इसके अलावा काजू, काजू भी याद रखिएगा, काजू की खेती किसने शुरू करी थी? पोर्टुगीज ने करी थी। समुद्री मार्ग का विकास करा। वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव इंडिया पर पड़ने लगा। मेजर इनकी फैक्ट्रीज की बात करें तो कालीकट में पहली फैक्ट्री इनकी बनी 1500 में, याद रखिएगा। पहली फैक्ट्री कालीकट में बनी इनकी 1500 में। तो अगर आज से पहली फैक्ट्री पूछा जाए तो गोवा में नहीं बनी थी, कालीकट में बनी थी। देन कोचिन में बनी थी 1503 में। कन्नूर में फिर बनती है 1503 में। गोवा में 1510 में इनकी फैक्ट्री बनती है। बसई या बसाइन में बनती है 1534 में। दियो में बनती है 35 में। और दमन में सबसे लास्ट फैक्ट्री इनकी बनती है 1559 में। तो फैक्ट्रीज अक्सर क्रोनोलॉजी के फॉर्म में पूछी जा सकती है, कहाँ पे फैक्ट्री थी ये पूछा जाता है, तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस चीज को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट, चलिए अब हम डच पावर की बात करते हैं। डच से मेनली यही क्वेश्चन मैंने अभी तक देखा एग्जाम में, डच पावर से कि उनकी फैक्ट्रीज पूछी जाती है। बट और जितना भी यहाँ पे दिया सब हम पढ़ते चलेंगे। तो डच वाणिज्य और प्रतिस्पर्धा, डच कॉमर्स एंड कॉम्पिटिशन। तो डच 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आते हैं। कब आते हैं? 17वीं शताब्दी के अंत में भारत आते हैं। आरंभ में उनका प्राथमिक लक्ष्य क्या था? मसालों का व्यापार। मसालों का व्यापार जो था उनका प्रारंभिक लक्ष्य था। उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी, जिससे व्यापार केंद्र भारत के पश्चिमी तट पर सूरत, भरूच, कोचीन तथा पूर्वी तट पर नागपट्टनम और मसूलीपट्टनम में उन्होंने स्थापित करे अपने सेंटर्स। अभी हम आगे देख लेंगे स्लाइड में। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति कहाँ थी? केरल के मालाबार क्षेत्र में। तो ये कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है? केरल के मालाबार क्षेत्र में डच जो थे वो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड रहे। ठीक है, ठीक है। और 1741 में कोलाचल के युद्ध में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के साथ जो सैन्य बलों ने डचों को भूमि तथा समुद्र दोनों पर पराजित किया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मार्तंड वर्मा जो ट्रावनकोर के राजा थे, उन्होंने 1741 में बैटल ऑफ कोलाचल में डचों को हराया था।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। कोलाचल के युद्ध में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 1741 में डचों को हराया था। ठीक है, कोलाचल का युद्ध आपको याद रखना 1741। फिर डच फैक्ट्री एग्जाम में पूछी जाती है, तो मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनती है 1605 में, पुलिकट में 1710 में बनती है, और पुलिकट जो है इनका मेन हेडक्वार्टर रहता है। ठीक है, और फिर 1616 में सूरत में इनकी फैक्ट्री बनती है, चिंसूरा में 1653 में बनती है, कासिम बाजार में 1658 में बनती है, नागपट्टनम में 1658 बनती है, नागपट्टनम भी एक इनका इंपॉर्टेंट सेंटर था, और पटना में जो है 17वीं सेंचुरी में एक इनकी फैक्ट्री बनती है। उसके बाद जो है ये इंडोनेशिया की तरफ जो है शिफ्ट हो जाते हैं। जब अंग्रेज आ जाते हैं तो ये कहां पर शिफ्ट होते हैं? इंडोनेशिया की तरफ। ठीक है, इंडोनेशिया की तरफ ये शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम फ्रांसीसी उपनिवेश की बात करेंगे। तो 1668 में सूरत में इन्होंने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, और तत्पश्चात 1674 में पौंडीचेरी में द्वितीय केंद्र स्थापित किया। तो पहला इनकी जो फैक्ट्री कहाँ बनी? 1668 में सूरत में बनी थी, और फिर 1674 में पौंडीचेरी में बनी थी। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने, 1668 और 1674। फिर भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? डुप्ले ने कई ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का सूत्रपात किया जिन्हें आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने भी अपनाया था। डुप्ले की कई सारी ऐसी जो है नीतियां थी जिनको अंग्रेजों ने भी अपनाया था। विशेष रूप से उसने भारतीय सैनिकों को यूरोपीय युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया और एक अनुशासित पैदल सेना का गठन किया। तो डुप्ले ने क्या किया? एक इन्फेंट्री का गठन किया जिसमें भारतीय सैनिक हुआ करते थे। डुप्ले ने स्थानीय उत्तराधिकार संघर्षों में हस्तक्षेप करके कठपुतली शासकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन की भी नीति को जो है शुरू करा था, जिसे हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस। फिर कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुए? 1746 से 1763 तक हुए। इसमें फ्रांसीसी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगा और ये युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य संघर्षों का एक श्रृंखला थी। और उसके बाद जो है फ्रेंच पावर धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी। ठीक है, और उसके बाद जो है इनका फोकस वियतनाम, लाओस, कंबोडिया मतलब इंडो चाइना वाले रीजन में शिफ्ट हो जाता है। 1746 में मद्रास में आधिपत्य इन्होंने स्थापित कर लिया था। अंततः वे ब्रिटिशों के सम्मुख पराजित हो गए और उनकी भारत में उपस्थिति पौंडीचेरी और कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी और ये फिर वियतनाम, कंबोडिया जैसे रीजन में चले गए। वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, इन सब जगहों पर इनका फोकस शिफ्ट हो गया। फ्रांसीसी शक्तियां भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती थी। बस इनका जो मोटिव था वो इनका मोटिव बस स्प्रेड करना था। ये सोशल और रिलीजियस इंटरफेरेंस इन्होंने नहीं करा। ठीक है, तो अब हम कर्नाटक युद्ध इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको देख लें। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब हुआ? 1746 से 1748 तक हमें फर्स्ट कर्नाटिक वॉर देखने को मिलता है। कारण क्या था? वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, यूरोप में युद्ध चल रहा था, उसी का जो है प्रभाव यहाँ पड़ता था। फ्रांसीसी ने मद्रास पर कब्जा कर लिया और अंत में एक्शला चैपले की संधि होती है 1748 में और अंग्रेजों को वापस मिल जाता है मद्रास। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 54 तक। हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का विवाद रहता है, सक्सेशन डिस्प्यूट रहता है। इसमें डुप्लेक्स रहता है फ्रेंच की तरफ से, रॉबर्ट क्राइव ब्रिटिश की तरफ से। अंग्रेजों की स्थिति यहाँ पर मजबूत हमें देखने को मिलती है। और तृतीय कर्नाटिक वॉर की बात करें तो 7 सालों तक ये चला, यूरोप में युद्ध 1756 से 63 तक। और ये इसकी जो निर्णायक युद्ध था बैटल ऑफ वंडीवॉश था 1760 में और इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। और फिर पेरिस की ट्रीटी होती है 1773 में और भारत में अंग्रेजी जो है प्रभुत्वता स्थापित हो जाती है 1763 में। ठीक, इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात करें फ्रांसीसियों के तो सूरत में 1668 में हमने देखा पहला था, फर्स्ट था। ठीक, 1669 में मसूलीपट्टनम पौंडीचेरी में, 74 में बना था जो मेन सेंटर था। तो फर्स्ट जो था ये था। और चंद्रनगर था 1690 में, माहे था 1725 में और कराईकल था 1739 में। ओके, फिर उसके बाद अब हम ब्रिटिशर्स, क्योंकि बहुत डिटेल में, तो एक बार इसका हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम ब्रिटिशर्स के अराइवल की बात करें तो 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आता है। 1615 में सर थॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आता है और व्यापार की अनुमति लेता है। तो कैप्टन हॉकिंस आता है लेकिन जो है व्यापार की अनुमति नहीं लेता है। 1615 में थॉमस रो आता है
वो जहांगीर से व्यापार की अनुमति लेता है। ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज की हम बात करें तो सूरत में 1613 में पहली फैक्ट्री जहांगीर की परमिशन से स्थापित होती है, लेकिन अनऑफिशियल अगर पहली फैक्ट्री की बात करें तो वो 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सूरत ही बोल करके आएंगे। ठीक है, मद्रास में 1639 में, बंबई में 1668 में और कलकत्ता में 1690 में इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है। प्रमुख किलों की बात करें तो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था, फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुआ करता था। इंपॉर्टेंट युद्ध जो इन्होंने लड़े तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, इसमें अंग्रेजों की जीत होती है नवाब सिराजुद्दौला से, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, अंग्रेजों की निर्णायक जीत होती है। उसके बाद जो है यहाँ पर ब्रिटिश पावर काफी आगे बढ़ती है। चलिए, अब अंग्रेजों के प्रवेश की बात करें तो व्यापारियों से शासक बनने तक क्या इनकी कहानी रही, इसे हम समझेंगे। फ्रॉम मर्चेंट्स टू रूलर्स। तो पारंपरिक विजयों के विपरीत भारत पर ब्रिटिश अधिग्रहण क्रमिक, सुनियोजित तथा प्रायः वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में हुआ था। Unlike traditional conquest की तरह नहीं, acquisition of British in India was a gradual, well-planned and often took a form of commercial ventures rather than direct military invasion. ठीक है, डायरेक्ट कोई सैन्य आक्रमण नहीं था, धीरे धीरे करके ग्रेजुअल फ्लो में पहले ये आते हैं व्यापारी बन के, फिर उसके बाद ये राजाओं के साथ जो है घुलते मिलते हैं, फिर उसके बाद सब्सिडी अलायंसेस करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है उनका स्टेट हड़पते हैं, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे से लॉ मेकिंग में आते हैं और फिर कब्जा करते हैं। तो कोई ऐसे अचानक से इन्होंने आक्रमण नहीं किया था, सब कुछ एक ग्रेजुअल प्रोसेस में हुआ था। अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी, जिसे निजी सेना के गठन का अधिकार प्राप्त था। तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इसको जो है राइट था एक प्राइवेट आर्मी बनाने का। इसके प्रतिनिधियों ने आरंभ में स्वयं को केवल व्यापारियों के रूप में ही प्रस्तुत किया था, व्यापारी बन करके ही आए थे। इसी कारण 17वीं शताब्दी में उन्होंने भारत के तटीय क्षेत्र जैसे सूरत, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता में बिना विशेष विरोध के अपने केंद्र स्थापित करने का अवसर मिला, क्योंकि वे व्यापारी बन करके आएंगे, देश को भी लाभ होगा, ऐसा इन्होंने लॉलीपॉप दिया था। तो यही लगेगा कि ठीक है, इनको फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने देते हैं, ये खुद भी कमाएंगे और हमें भी ये जो है रेवेन्यू देंगे। तो इसीलिए इनको इतनी आसानी से परमिशन मिल गई थी अपनी फैक्ट्रीज स्थापित करने की। उसके बाद ये फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर के आते हैं। और ब्रिटिशों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रीय शासक जो थे उनके मध्य प्रतिस्पर्धा और राजवंशों का उत्तराधिकार संबंधित विवादों का उन्होंने लाभ उठाया और फूट डालो राज करो की नीति जो है अपनाई। कंपनी के प्रतिनिधि शासकों से राजनीतिक संबंध स्थापित कर रहे थे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव एस्टैब्लिश्ड, जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने एस्टैब्लिश किए पॉलिटिकल टाइज लोकल रूलर्स के साथ, और कुछ शासकों को अन्य के विरुद्ध उन्होंने सैन्य सहायता दी। एक शासक को बताया कि आप हमारी मिलिट्री आर्मी रखो, आप पैसे दोगे, हम आपको दूसरे राजा से लड़ने में मदद करेंगे। इस टाइप से उन्होंने जो हस्तक्षेप करना फिर धीरे धीरे शुरू कर दिया। विदेशी आक्रांताओं के स्थान पर सत्ता के मध्यस्थ बनकर उभरे, तो दे emerged as arbiters of power rather than foreign invaders। तो ये अब धीरे धीरे क्या है, ये एक जो मध्यस्थ बन गए, फॉरेन पावर नहीं, अब लोग इनको अपना समझने लगे, मतलब जिसके मुंह पे बैठेंगे उसके सगे बन जाएंगे, जिसके साथ बैठेंगे उसके मुंह पे उसके सगे बन जाएंगे। तो ये काम किया, तो जो राजा थे उनको अपना जो है हितैषी समझने लग गए। फिर उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान धार्मिक समुदायों के मध्य विद्वेष को पहचाना, उसे बढ़ावा भी दिया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो रिलीजियस कम्युनिटीज आपस में भिड़ रही है, तो उनको और भिड़ाने का काम किया, आगे घी डालने का काम किया। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में होता है। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जफर के साथ षड्यंत्र रचा और युद्ध जीता। तो इस तरीके से खुद भी डाल करके, मतलब अपने खुद के सैनिकों को भड़का करके उनको ये लालच देके कि तू इस नवाब को हटने दो, तुमको जो है हम नवाब बना देंगे, इस तरीके से लालच दे करके इन्होंने जो है काम करा। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प नीति, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर के आते हैं ये, और जिसका कोई राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है उसको क्या करते हैं, ये हड़प लेते हैं। तो इस नीति के अनुसार यदि किसी रियासत के शासक की मृत्यु के बाद उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी के बिना हो जाती तो राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा। और जो दत्तक पुत्र होता था उसको नहीं माना करते थे, इसीलिए महारानी लक्ष्मीबाई जो है लड़ती है इनसे, क्योंकि इन्होंने झांसी हड़प लिया था। और ये नीति जानबूझकर हिंदू धर्म की दत्तक पुत्र परंपरा की उपेक्षा करती। तो हिंदू धर्म में क्या था कि अगर पुत्र नहीं होता था तो किसी को अडॉप्ट कर दिया जाता था, दत्तक पुत्र जो है उसको ये इन्होंने नीति का जो है उपेक्षा करी। जो भारतीय राजवंशों में उत्तराधिकार प्राप्त करने का एक बार जो स्वीकृत माध्यम था, हड़प नीति के परिणाम स्वरूप अनेक राज्यों का इन्होंने विलय करा।
इससे कुछ वर्गों में तीव्र असंतोष हुआ, जिसमें 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करी। फिर सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत भारतीय शासकों के दरबार में उन्होंने ब्रिटिश प्रेसिडेंट को नियुक्त किया और आंतरिक और बाह्य संकटों से सुरक्षा प्रदान करने का इन्होंने वादा करा। और प्रत्युत्तर में भारतीय शासकों को अपने व्यय पर ब्रिटिश सैनिकों को रखना पड़ता था। विदेशी संबंध केवल ब्रिटिशों द्वारा ही नियंत्रित होते थे। तो ये बताते थे कि आप हमारे सेना को रखिए, इसका भरण पोषण करिए और हमारा एक रेजिडेंट आपके कोर्ट में बैठेगा और आपको बताएगा कि आपको किसके साथ संबंध रखने हैं, किसके साथ नहीं रखने हैं। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे घुसना शुरू करा। इस संधि में वास्तविक सत्ता ब्रिटिशों को हस्तांतरित हो गई और 1798 में हैदराबाद जो है वो प्रथम था सब्सिडरी अलायंस को अपनाने वाला। ठीक है, 1798 में सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहले किसने अपनाया था? हैदराबाद ने अपनाया था। उसके बाद स्वर्ग से नरक की ओर, फ्रॉम हेवन टू हेल, विनाशकारी अकाल। तो प्लासी की वजह से कुछ वर्षों बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इनको जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और कंपनी द्वारा अधिकतम कर वसूली की गई। ठीक है, तो अब इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन शुरू करा। तो इन्होंने नहीं देखा कि किसान किस चीज से गुजर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, फेमाइन्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, उपज सही है भी नहीं, बस इनको मतलब था रेवेन्यू कलेक्ट करने से। तो कंपनी द्वारा अधिकतम कर वसूली की गई। 1770 से 72 के मध्य जब 2 वर्षों तक फसल की विफलता के बाद भी कृषकों से नगद कर की वसूली की गई, तो उससे भयावह काल की स्थिति उत्पन्न हो गई, अकाल आ गया। ठीक है, इस अकाल में लगभग 1/3 जनसंख्या या अनुमानतः 1 करोड़ लोग मारे गए। जो अकाल आता है 1770 से 72 के बीच का, इसमें करीब 1 करोड़ जनसंख्या मारी जाती है। कंपनी ने अकाल के समय न केवल कठोर कर प्राप्ति लक्ष्य बनाए रखे, अपितु भूमि कर को और भी बढ़ा दिया। इन्होंने जो है अपना जो टैक्स ये वसूल रहे थे वो तो वसूला, थोड़ा और लैंड टैक्स बढ़ा भी दिए। तो ब्रिटिश शासनकाल में अकाल की घटनाएं बार बार घटित होती थी, जैसे कि 1876 से 78 के बीच में फिर एक बार भीषण अकाल आता है। 80 लाख भारतीयों की मृत्यु, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। अब ऑन रिकॉर्ड आप जानते हैं कि 1/10 ही ऑन रिकॉर्ड होता है, तो अब सोचिए कितनी ज्यादा मृत्यु हुई होगी। अकाल की भयावहता के प्रमुख कारण क्या थे, क्यों इतना ज्यादा अकाल आता था? तो व्यापारियों द्वारा मूल वृद्धि की आशा में अनाज के भंडारण द्वारा कृत्रिम अभाव उत्पन्न। ठीक है, तो ये अनाज का भंडारण कर दिया करते थे, तो ये जो है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, कृत्रिम अभाव उत्पन्न करते थे। ब्रिटिश शासन द्वारा ब्रिटेन को निरंतर अनाज निर्यात करना, इंडिया से अनाज ले लेकर के वो भेज दिया करते थे ब्रिटेन। ब्रिटिश शासन की मुक्त बाजार की नीति, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य को स्वतंत्र रूप से घटने बढ़ने दिया गया। ठीक है, तो इनकी जो है फ्री मार्केट पॉलिसी हुआ करती है, जिसके अंदर वो स्वतंत्र रूप से घटने बढ़ने देते थे मूल्य को। और बाजार नियंत्रण की नीति एक और कौन लेकर के आया था? अलाउद्दीन खिलजी लेकर के आया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। और वायसरॉय लॉर्ड लिटन ने 1876 से 78 के अकाल के समय आदेश जारी किया था कि सरकार की ओर से अन्न के मूल्य घटाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो 1876 से 78 के बीच वायसरॉय लॉर्ड लिटन ने इशू किया था एक ऑर्डर दैट नो इंटरफेरेंस वुड बी मेड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ फूड गेन। ठीक है, और 1876 में भीषण अकाल के दौरान भी लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और उसमें जो है सप्ताह तक चलने वाले भोज भी सम्मिलित थे। यहाँ लोग, हमारे देश के लोग भूखे मर रहे थे और यहाँ पर भोज का आयोजन हो रहा था। तो कितना बर्बर थे ये लोग, आप देख सकते हैं। ब्रिटिश शासनकाल की संपूर्ण अवधि में घटित भीषण अकालों की सटीक संख्या लगभग 12 से 20 मानी जाती है। 12 से 20 बार अकाल आया था, जिसमें मानव जीवन की हानि की 5 से 10 करोड़ जो है लोग यहाँ पर मारे गए थे। सोचिए कितना दुखद होगा कि एक तरफ यहाँ पे दरबार चल रहा है, इनकी ग्रैंड पार्टी चल रही है, दूसरी तरफ करोड़ों लोग जो है भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं। भारत में अकालों का इतिहास हर काल में रहा, जो सूखा, बाढ़, युद्ध अभियानों और अन्य कारकों से उत्पन्न हुए, परंतु इतने व्यापक स्तर पर कभी नहीं हुआ। मतलब अंग्रेजों के आने के पहले भी अकाल आए, वो आते थे अकाल, कभी जो है मौसम की वजह से आए, कभी फसल बर्बाद होने की वजह से आए, लेकिन इतने सेवियर लेवल पर अकाल ब्रिटिश काल में ही आए। औपनिवेशिक काल में भारत, ब्रिटिश विशेषकर ग्रामीण भारत गहन निर्धनता में डूब गया और कभी उभर नहीं पाया। आज भी जो गांव के हमारे हालत है वो इसी वजह से है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतना ज्यादा वीक करके गए थे कि अभी तक वो संभल नहीं पाए। दादा भाई नौरोजी ने 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी, जिन्होंने भारत में निष्कासित धन का अनुमान जो है प्रस्तुत किया। तो कब लिखी थी ये भी आपको याद रखना है। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक आती है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसमें बताते हैं कि किस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स इंडिया की धन संपदा को बाहर ब्रिटेन में भेज रहे हैं। रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है एक इसी प्रकार का अध्ययन किया है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? रमेश चंद्र की। ठीक है,
एक नवीनतम अनुमान उत्साह पटनायक द्वारा, ठीक है, उत्साह पटनायक का एक जो है लेटेस्ट एस्टिमेट है 1765 से 1938 तक का, कि भारत में लगभग 45 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का धन निष्कासित हुआ। 45 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, अमाउंट देखिए, 45 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का धन इंडिया से बाहर भेजा गया था। अगर ये ब्रिटिशर्स ना आते, अपनी कॉलोनी इंडिया में ना बसाते, तो आज की डेट में आप सोच सकते हैं अमेरिका वगैरह तो सब एकदम हमारे आसपास भी ना होते। अमेरिका, जर्मनी, जापान से बहुत दूर दूर होते, सुप्रीम पावर हम होते। लेकिन हमारा जो सब कुछ बिगाड़ करके गए थे वो अंग्रेज थे। धन का निष्कासन कर संग्रहण के साथ साथ रेलवे निर्माण, टेलीग्राफ नेटवर्क और युद्धों पर होने वाले व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो जो हम कहते हैं कि भारत में रेलवे का निर्माण है और टेलीग्राफ जो है वो अंग्रेज लेकर के आए थे, हमारा जो है ये मॉडर्नाइजेशन किया था, तो इन्होंने कुछ भी इंडिया के लिए नहीं किया था, सब अपने व्यापार के लिए करते थे। ट्रेनों का रेलवे लाइन इसलिए इन्होंने बिछाई कि इनका व्यापार एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा सके, एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर सके, इसलिए ये टेलीग्राफ लेकर के आते हैं, ना कि हमारे देश की कोई प्रोग्रेस करना इनका कोई उद्देश्य कभी रहा था। और परिवर्तनशील परिदृश्य, चेंजिंग लैंडस्केप, तो भारत को स्वदेशी उद्योगों का इन्होंने पतन कर दिया था। 18वीं शताब्दी के पूर्व भारत अपने उत्पादन कौशल के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, विशेषकर वस्त्रों के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी, मतलब मोस्ट फाइन क्वालिटी का जो कॉटन था, जो सिल्क था, वुल था, और पटसन जिसे हम जूट कहते हैं, भांग और नारियल के रेशा, कोयर जो है, ये सब बहुत फाइन क्वालिटी का मलमल का कपड़ा, ठीक है, ये सब इंडिया से जो है एक्सपोर्ट होता था। ब्रिटिश नीति ने भारतीय वस्त्रों पर ब्रिटेन में भारी कर लगाए, ठीक है, तो जो इंडिया से एक्सपोर्ट बाहर जाता था उस पर इन्होंने बहुत ज्यादा कर लगा दिया, ठीक है। और जबकि भारत में जो भारत ब्रिटेन से बन के भारत में आता था उसको जो है बहुत जो है कम कर उसमें लगाए। उससे क्या हुआ कि भारत का सामान ब्रिटेन में लोगों ने लेना बंद कर दिया और यहाँ से रॉ मटेरियल जाने लगा, वहां पे जो है वो मैन्युफैक्चर होने लगा और फिर इंडिया में ही इंडिया के लोगों का ही सामान ला करके बेचने लगे, ठीक है। ब्रिटेन ने समुद्री व्यापार और विनिमय दरों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे भारतीय व्यापारियों के लिए पहले की भांति निर्यात करना अत्यधिक कठिन हो गया। तो इन्होंने मैरीटाइम ट्रेड और एक्सचेंज रेट को भी काफी ज्यादा कंट्रोल करा कि अगर इंडियंस चाहे भी बाहर ट्रेड करना तो उनके लिए वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता था। इसका परिणाम क्या होता है, भारत का जो वस्त्र उद्योग है वो नष्ट हो जाता है, कुशल कारीगरों को अधिक कर वाले कृषि क्षेत्रों में जीविका के लिए लौटने पर विवश होना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो फैक्ट्रीज अपनी लगा देते हैं जिसमें कि अब वो इंडियंस को जो है वो एज अ कारीगर वो रख लेते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में भारत के लोहा, स्टील, कागज और अन्य उत्पादों के लिए भी हुई थी। तो इस लोहा, स्टील, कागज वगैरह के लिए भी यही स्थिति रही। स्वतंत्रता के समय विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की जो भागीदारी मात्र 5% रह गई। कहाँ 1/4 और कहाँ मात्र 5%। सोच के देखिए, जब स्वतंत्र हुआ भारत तो वर्ल्ड की जीडीपी में सिर्फ 5% इसका योगदान था। फिर परंपरागत शासन संरचनाओं का विघटन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जो लोकल राजा हुआ करते थे उनका अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसको भी इन्होंने नष्ट किया। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के पूर्व भारत में स्थानीय स्वशासन की सुव्यवस्थित प्रणालियां विद्यमान हुआ करती थी। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन्ड होता था। ग्राम पंचायतें समुदाय के कार्यों का संचालन करती थी, ग्राम पंचायत हमारी हुआ करती थी। विवादों का निवारण ग्राम पंचायत करती थी। सिंचाई, सड़क निर्माण के कार्य करा करती थी ग्राम पंचायतें। ब्रिटिश शासन ने एक केंद्रीकृत नौकरशाही स्थापित करी। ब्रिटिश शासन ने क्या करा, एस्टैब्लिश किया एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, कर संग्रह करना, विधि व्यवस्था को बनाए रखना, ना कि जनहित को बढ़ावा देना। तो इससे पहले जब लोकल रूलर्स का शासन हुआ करता था तो जनहित भी उनका एक एजेंडा रहता था, लेकिन इनका क्या था, कर वसूलना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना कि लोग विद्रोह ना कर सके। समुदाय आधारित निर्णय निर्माण की व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था, कम्युनिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती थी, जिसको कि ब्रिटिशर्स ने आकर समाप्त कर दिया। ब्रिटिश कानून संहिताओं ने प्रथागत विधियों और परंपराओं की उपेक्षा करी। इन्होंने क्या कहा, तुम्हारा तो सिस्टम बड़ा बेकार है, हमारा अप्लाई करो, हम अपना सिस्टम अप्लाई करेंगे, तुम लोगों को कुछ नहीं आता है। इस तरीके का इन्होंने एटीट्यूड रखा और जो है हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था उसको खराब कर दिया। न्यायालय बनाए जो कि बहुत महंगे हुआ करते थे, तो लोग न्यायालय तक जा ही नहीं पाते थे। अधिक समय लेने और एक विदेशी भाषा में संचालित होने के कारण लोगों की पहुंच न्यायालय तक बन ही नहीं पाई। उसके बाद इन्होंने इंडिया की एजुकेशन को भी ट्रांसफॉर्म किया। भारतीय शिक्षा का रूपांतरण भूरे अंग्रेज तैयार करना, इनका क्या काम था, ब्राउन इंग्लिशमैन तैयार करना। तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन इसलिए नहीं लाई कि हमारे इंडिया का विकास हो सके। इनका था कि हम ऐसा एक क्लास तैयार करेंगे जो हमारा लॉयल रहेगा, उसको हम अपनी शिक्षा देंगे, उसको हम अपना जो है क्या कह सकते हैं, उसको हम अपना एक तरीके से
रहन सहन देंगे। तो आप देखते होंगे जो पुराने राजा रजवाड़े थे वो बिल्कुल थे तो वो इंडियन, लेकिन उनका उठना बैठना, रहन सहन, खाना पीना सब कुछ अंग्रेजों की तरह होता था। वो अपनी लोकल चीजें भूल चुके थे। तो ये इनका जो अंग्रेजों का जो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य था वो था बुरे अंग्रेज तैयार करना, ब्राउन इंडियंस, ब्राउन इंग्लिशमैन तैयार करना। भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली द्वारा न केवल व्यवहारिक ज्ञान अपितु सांस्कृतिक मूल्यों परंपराओं का भी प्रसारण होता था। तो जो इंडिया की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम थी ये सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देती थी बट कल्चरल वैल्यूज और ट्रेडिशन को भी सिखाया करती थी। लेकिन जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली थी उसने ऐसे भारतीयों का निर्माण करना शुरू करा जो ब्रिटिश हितों की सेवा कर सके। 1835 में थॉमस बी मैकॉले ने मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन को प्रस्तुत किया। ठीक है, 1835 में मैकॉलेस मिनट आता है इंडियन एजुकेशन का, जिसका उद्देश्य था एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो परंतु स्वाद, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। तो वही बात की जो इन्होंने किसको सबसे पहले अपने साथ लेने की कोशिश करी, जो राजा रजवाड़े थे उनको इस तरीके से इन्होंने कि आप देखिए आप यहाँ के राजा रजवाड़े हैं, आप ऊंचे आदमी हैं, बाकी लोकल आदमी से हम बात नहीं करेंगे, बट हाँ थोड़ा आपने कमी की आप हमारे साथ जो है वो मेल नहीं खाते। आप ऐसा करिए कि आप हमारा एजुकेशन सिस्टम दीजिए अपने बच्चों को, आप हमारे साथ उठिए बैठिए, आप हमारे साथ खाइए पिए, तो आप हमको फॉलो करिए, जैसे हम करते हैं वैसे करिए। आप हाथ से खाना छोड़ करके चाकू छुरी से खाइए, आप अपना रहन सहन, आप अपना कपड़ा, अपना पहनावा हमारे तरीके का रखिए, तो हम आपको कहेंगे आप एक बहुत एलीट क्लास में, फिर हम आपके साथ उठना बैठना शुरू करेंगे। देखिए हम इंडिया में आए हैं, आप ही हमको सही आदमी लग रहा है जिससे हम बात करें। तो इस तरीके से करके इन्होंने भड़काना शुरू करा और जिससे कि वो लॉयल बन सके, और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना जो एजुकेशन सिस्टम ऐसे पहुंचाया कि लोगों को स्कूल में ही ऐसी शिक्षा मिलने लगी कि वो पूरा थे तो वो इंडियन खून से, लेकिन वो इंग्लिश होते गए। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पारंपरिक भारतीय विद्यालय जो है धीरे धीरे विलुप्त हो गए, अंग्रेजी भाषा की प्रतिष्ठा बन गई। अब इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इन्होंने खुद को इतना सुपीरियर बता दिया कि इनकी जो लैंग्वेज थी वो सबसे ज्यादा सुपीरियर मानी जाने लगी, तो जो इंग्लिश जानता था आज की डेट में भी, इवन आज की डेट में भी, अगर आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर आप एकदम ज्ञाता हो साइंस के, मैथमेटिक्स के, बट अगर आप उस चीज को इंग्लिश में नहीं एक्सप्लेन कर सकते तो आपको आदमी बुद्धू समझेगा। आज तक ये चीज एग्जिस्ट करती है बिकॉज उन्होंने खुद को इतना सुप्रीम बताया कि आज तक हमारे दिमाग में वो चीज बैठी हुई कि अरे वो अगर अगला इंसान कितना भी नॉलेजेबल, कितना भी इंटेलेक्चुअल क्यों ना, अगर वो इंग्लिश में अपनी नॉलेज को नहीं बता सकता ना, उसको बेवकूफ समझा जाता है। जबकि जापान में चीज नहीं, जापानीज लोग, जापानीज एजुकेशन, जापानीज सब कुछ जो है उनका खुद का जापानीज लैंग्वेज में है। आप देखिएगा उनके साइन बोर्ड से लेकर के उनके बच्चों की किताबें तक वो अपनी लैंग्वेज पर इतना फोकस करते हैं, वो इंग्लिश को इतना फोकस नहीं करते, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज वो देखते हैं। बट इंडिया में इंग्लिश को जो है एक पैमाना मान लिया गया, जिसको इंग्लिश आती है वो आदमी बुद्धिमान है, बाकी सब मूर्ख है। तो ये बहुत गलत चीज है जो आज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसने भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षित अभिजनों और सामान्य जनों के बीच एक स्थायी विभाजन उत्पन्न कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, परमानेंट डिवीजन क्रिएट किया इंडियन सोसाइटी बिटवीन द इंग्लिश एजुकेटेड एलीट एंड द कॉमन पीपल। इसने भारतीय लिपिकों और कनिष्ठ कर्मचारियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो ब्रिटिश कर्मचारियों की तुलना में अत्यंत न्यून वर्ग पर काम करता था। इन्होंने एजुकेशन तो दी लेकिन एक ऐसा वर्किंग क्लास जो है ऐसे इंडियन क्लर्क को तैयार करा जो कि जूनियर स्टाफ हुआ करता था, जो ब्रिटिशर्स के अंडर काम करता था। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों को पारंपरिक ज्ञान और अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर कर दिया। तो हमारी संस्कृति को इन्होंने नष्ट करने का काम किया, हमें हमारी संस्कृति से दूर कर दिया। अब थोड़ा सा हम ब्रिटिशर्स की जो शिक्षा नीति है इसको हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले 1813 में आता है चार्टर एक्ट, जिसमें पहली बार शिक्षा पर खर्च करने के लिए जो है वो फंड होता है, और कितना होता है, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए का फंड आता है। 1835 का मैकॉले का मिनट आता है जो कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए होता है। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है जो अंग्रेजी को माध्यम बनाता है, यानी एजुकेशन का माध्यम क्या होगा, इंग्लिश होगा। 1844 में अंग्रेजी शिक्षित लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिलने लगती है। 1854 में वुड डिस्पैच आता है, ठीक है, जिसे कि एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और इसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी होती है कि आप जो है जो एलीट वर्ग है उसको शिक्षित करिए, बाकी शिक्षा फिल्टर होकर के एक एक बूंद टपक करके अगर नीचे लेवल तक पहुंची तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनते, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में। 1882 में हंटर कमीशन आता है जो कि प्राइमरी एजुकेशन पर बात करता है। तो प्राइमरी एजुकेशन बात करने के लिए 1882 में आता है हंटर कमीशन। फिर 1904 में यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है। विश्वविद्यालय अब क्योंकि नेशनलिज्म का केंद्र बन चुके थे, वहां पे यूथ हुआ करते थे, आपस में मिलकर के बात करते थे, नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होती थी, तो उन्होंने क्या किया, 1904 में एक इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लाया जिसमें कि जितने भी यूनिवर्सिटीज थी उन पर सरकारी कंट्रोल स्थापित करा। 1913 में एक
एजुकेशन पर रेजोल्यूशन आता है जिसमें शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया जाता है। 17 से 19 के बीच में सैडलर कमीशन आता है, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार की बात होती है। फिर हार्टॉग कमीशन बनती है 1929 में, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर यह जोर देती है। और 1937 में एक वर्धा स्कीम आती है, बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन की योजना, जो कि कौन लाता है, गांधी जी लाते हैं। तो वर्धा स्कीम जो थी वो गांधी जी की थी, आपको याद रखना है। 1944 में आता है सार्जेंट प्लान, जो कि यूनिवर्सल एजुकेशन की योजना पर जोर देता है। तो ब्रिटिश काल में जो भी शिक्षा की नीतियां थी वो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना दी है, एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है मैच द फॉलोइंग में ईयर और कमिटी पूछ देता है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकॉले का कथन क्या है? मैकॉले ने कहा कि मैंने किसी भी प्राच्यवादी को ऐसा नहीं पाया जो यह स्वीकार न करे कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक शेल्फ भारत और अरब के संपूर्ण देशज साहित्य की तुलना में अधिक मूल्यवान है। तो मैकॉले ने क्या कहा कि हमारे जो इंग्लिश की जो लाइब्रेरी की एक शेल्फ है वो पूरी जो है अरब लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर के बराबर है, ऐसा इसने कहा। मतलब खुद को इतना सुपीरियर, अपनी नॉलेज को इतना सुपीरियर इसने बताया। साम्राज्यवादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक संरचनाओं का पुनर्गठन। अब इन्होंने जो इतने भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करे थे अपनी नीड्स के अनुसार, उनको हम देखेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी संरचना बनाई जो ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती थी और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार बन गई थी। यानी यहाँ से इन्होंने जो है कच्चा माल, रॉ मटेरियल लेना शुरू करा। इन्होंने रेल का विकास किया, जिसका उद्देश्य क्या था? रेलवे के विकास का उद्देश्य था कच्चे माल को आंतरिक क्षेत्र से बंदरगाहों तक पहुंचाना। तो इन्होंने हमारे फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए रेलवे जो रॉ मटेरियल्स को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को संपूर्ण भारत में वितरित करना, फिर जो वहां से चीजें बन करके आती थी उसको इंडिया में जो फैलाना। सेना को उनकी छावनियों से शीघ्र ही किसी दूरवर्ती विद्रोह या युद्ध स्थल तक पहुंचाना। तो बेसिकली जो इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई उसके 3 उद्देश्य थे। पहला तो रॉ मटेरियल को पहुंचाना बंदरगाहों तक, फिर बंदरगाहों से देश के अंदर तक जो है तैयार माल को पहुंचाना, और सेना को इधर से उधर जल्दी ट्रांसफर करना। रेल ने लोगों को एक दूसरे के निकट लाने में भूमिका निभाई और भारत में आंतरिक बाजार को एकीकृत किया, परंतु रेल विकास का वास्तविक उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य तो नहीं था, लेकिन एक पंथ दो काज हो गया कि इन्होंने रेलवे लाइन अपने फायदे की बिछाई दी, लेकिन इससे क्या हुआ कि नेशनलिज्म और फैल गया। रेल का विकास का अधिकांश व्यय भारतीय कर राजस्व से वहन किया गया, जो मुख्यतः ब्रिटिश रणनीति और व्यापारिक हितों की पूर्ति करती थी, न कि जन सामान्य की आवश्यकताओं की। टेलीग्राफ नेटवर्क के विषय में भी यही बात कही जा सकती। टेलीग्राफ भी इसीलिए बिछाए गए थे, टेलीग्राफ लाइन भी इसलिए बिछाई गई। प्रशासनिक ढांचे, सैनिक छावनियां और ब्रिटिश अधिकारियों भी भव्य जीवन शैली, ये सब भारतीय कराधान से पोषित थे। तो जो भी इनका लाइफस्टाइल था वो किससे जो है फाइनेंस होता था? वो इंडिया की ट्रेजरी से फाइनेंस होता था। प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन औपनिवेशिक प्राधिकरण को चुनौती। तो लाल और गुलाबी रंग वाले क्षेत्र में है जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश प्रशासन के अधीन थे। कोई मैप यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। तो जो लाल और गुलाबी वाले हैं ये ब्रिटिश प्रशासन के अधीन हुआ करते थे, ठीक है। और पीले क्षेत्र जो है वो रियासतें, तो ये सब जो है लोकल रूलर्स की रियासतें, और बाकी जो लाल और पीले क्षेत्र है वो ब्रिटिशर्स के अंदर हुआ करते। देखिए कितनी लोकल रियासतें कम होती गई, तो किस तरीके से ये एक्सपेंड करने लगे, ठीक है। फिर कुछ हम रिवॉल्ट्स, रेबिलियंस देखेंगे। तो सबसे पहले आता है सन्यासी या फकीर रिवॉल्ट। कब हुआ था? 1770 में हुआ था, और ये भीषण अकाल आता है। उसके पश्चात बंगाल में आरंभ होता है। सन्यासी जो कि हिंदू तपस्वी हुआ करते थे, और फकीर जो कि मुस्लिम दरवेश हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सन्यासी फकीर रेबिलियन जो था ये हिंदू मुस्लिम रेबिलियन था, ज्वाइंटली हुआ था। जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों, विशेषता नूतन भूमि कर प्रणालियों के कारण प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। ब्रिटिश शासन ने उन्हें दस्यु घोषित करा था। तो बैंडिट्स या दस्यु कहा था किसे? सन्यासियों, फकीरों को। या विद्रोह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ, जो कि 1882 में जो है छपा था, उसकी प्रेरणा रहा है। इसमें सम्मिलित वंदे मातरम का गीत जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अनुप्राणित किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रगीत घोषित हुआ। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो सन्यासी रिवॉल्ट है इसके बारे में बात कहां पर की गई है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में की गई थी, 1882 में प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम भी इसी में लिखा गया है, जो कि नेशनलिज्म के दौरान जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। और फिर ये बांग्लादेश का ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो है राष्ट्रगीत घोषित हुआ था, ठीक। उसके बाद
उसके बाद हम ट्राइबल रेबिलियंस की बात करेंगे। उसके कारण क्या थे? तो ट्राइबल रेबिलियन के मेन कारण थे जो ये वनों की कटाई करते थे, उनका जो ट्रेडिशन है उसके साथ छेड़छाड़ करते थे, इसकी वजह से ट्राइबल रिवॉल्ट होते हैं। तो वनों पर्वतीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके पारंपरिक जीवन शैली को अंग्रेज बाधित करते थे। उन्हें क्या कहते थे? आदिम कहकर वनोपजों और भूमि से वंचित कर दिया गया। आदिम किसको कहा गया? ट्राइब्स को कहा गया, जनजाति लोगों को कहा गया, और उन्हें उनकी भूमि से प्रिमिटिव्स कह करके हटा दिया गया। नगद कर लाए गए और उन्हें ऋण जाल में फंसाया गया। तो उनसे कर लेना शुरू करा, और कैसा कर? कैश, ठीक है, कैश में टैक्सेस लेने शुरू करे। उनकी पंचायतों को समाप्त कर दिया गया, ठीक। और जो है अंग्रेजी न्याय व्यवस्था लागू की गई और जनजातियों को सभ्य बनाने और ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने के लिए मिशनरियों को प्रोत्साहित किया गया। तो उनको जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की बात कही गई, उन्हें सिविलाइज करने की बात कही गई। सैकड़ों जनजातियों को अपराधी जनजाति घोषित कर दिया गया, ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइब्स को घोषित किया गया। उपरोक्त दुर्व्यवहारों के कारण कुछ जनजातियों ने औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध जो है विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था। और मेजर जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स होते हैं उनको हम देखें तो कोल विद्रोह होता है 1831 से 32 के बीच में, छोटा नागपुर झारखंड वाले रीजन में होता है। और इसका कारण क्या था कोल विद्रोह का? तो ब्रिटिश शासन की भू नीति ने मूल निवासियों की उपेक्षा कर बाहरी लोगों को लाभान्वित किया था, ठीक है। तो जो उनकी नीति हुआ करती थी, लैंड पॉलिसी हुआ करती थी, इन्होंने बेनिफिट किया था आउटसाइडर को, जो कि वहां के लोग थे, उनकी जमीन से आउटसाइडर्स प्रॉफिट ले सकते थे, ये एक मेन कारण था। और जो कोल जनजाति थी जैसे कि मुंडा, उरांव, उन्होंने विद्रोह करते हुए अस्थायी रूप से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, किंतु ब्रिटिश सेना ने उन्हें पराजित किया। तो कोल विद्रोह में ब्रिटिश सेना द्वारा पराजय होती है। फिर संथल विद्रोह होता है 55-56 में, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में होता है। सिद्धू और कानू मुर्मू बंधुओं के नेतृत्व में संथल जनजातियों का जो है विद्रोह हमें देखने को मिलता है। किसके अगेंस्ट था विद्रोह? ये साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध था, क्योंकि लैंड ट्राइब्स का उस पर कर वसूल रहे हैं साहूकार जमींदार, ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं, फायदा किसको हो रहा है? साहूकारों जमींदारों को। तो इसलिए ये विद्रोह देखने को मिला था, जो ब्रिटिश समर्थन से उनके पूर्वजों की भूमि छीन रहे थे, ठीक है। उसके अलावा कुछ आर्थिक शोषण के कारण किसानों का भी विद्रोह हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस है इंडोगो रिवॉल्ट, नील विद्रोह 1859 से 1862 तक होता है। बंगाल के उत्तरी भागों में यूरोपीय नील उत्पादों ने किसानों को खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नील बोने के लिए विवश कर दिया। अब हुआ क्या? क्योंकि इंडिगो बहुत महंगा बिकता था, कपड़े की डाइंग में यूज होता था, तो अब इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने ये प्रेशर डाला कि आप जो है अपनी जमीन पर जो है नील बो। अब नील की खेती में क्या होता है कि जमीन बंजर हो जाती है, साथ ही साथ जो फूड ग्रेन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे, तो जो है भुखमरी की सिचुएशन आती है, बट उन पर जो है ये प्रेशर डाला, मारपीट करी, उनको दबाया गया कि नील की खेती करो। नील की खेती करने से मना करने पर कारावास, अत्याचार, संपत्ति की हानि उन्हें सहनी पड़ी। फलतः किसानों ने क्या किया? एट द एंड विद्रोह हुआ। कुछ शिक्षित बंगालियों प्रेसों का समर्थन मिलने पर ब्रिटिश प्रशासन को कुछ दमनकारी उपायों को हटाना पड़ा। थोड़ा सा ये जो लाइमलाइट में आया, तो ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस विद्रोह को हटाने के लिए कुछ अपने चेंजेस पॉलिसीज में लाने पड़े। 1857 का जो ग्रेट रिवॉल्ट है, सबको पता है, 1857 का रिवॉल्ट। तो ब्रिटिश शासन ने इस ऐतिहासिक घटना को सिपाही विद्रोह, सेपॉय म्यूटनी कहा है, ठीक है। और इस विद्रोह का क्या कारण था? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती अधिकतर जो सैनिक थे वो कृषक पृष्ठभूमि से थे, जो भूमिगत संबंधी ब्रिटिश नीतियों से पीड़ित हुआ करते थे। और फिर एक बैकग्राउंड धीरे धीरे तैयार होता है। फिर उसके बाद नई राइफल की जो कारतूस थी उसमें क्या कहा गया कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी, जो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए जो है उनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उनको हर्ट करने का काम करता था। फिर बैराकपुर पश्चिम बंगाल में सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर आक्रमण किया। फांसी ने सिपाहियों में असंतोष फैला दिया, उनको फांसी दे दी गई, तो सिपाहियों में असंतोष फैल गया। मेरठ में सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी, दिल्ली की ओर कूच किया, जहां उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। और सिपाहियों ने कानपुर, लखनऊ, झांसी जैसे महत्वपूर्ण नगरों पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स ने 1857 में सितंबर में दिल्ली को पुनः अधीन कर लिया। तो कब वापस लिया दिल्ली? मई में जो है बहादुर शाह जफर को अपना जो नेता घोषित करा गया था, तब से फिर ये रिवॉल्ट चलता रहा और 1857 के सितंबर महीने में वापस से दिल्ली को कैप्चर करा अंग्रेजों ने। ब्रिटिश सेना ने नरसंहार किया, सामूहिक मृत्युदंड दिए गए, गांवों को जला दिया गया, फसलें नष्ट कर दी गई। इतना इन्होंने फिर कठोर व्यवहार किया, ठीक है। विद्रोह असफल रहा क्योंकि सिपाहियों में एकता नहीं थी। फिर भी इस विद्रोह ने विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय जनता को अस्वीकार किया। फिर कंपनी से जो है शासन सीधे जो है क्वीन के हाथ में चला गया।
1858 में ब्रिटिश राज सत्ता ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने अधीन ले लिया और इसके साथ ही ब्रिटिश राज का जो है आरंभ होता है। और ब्रिटिश नीतियां अब आक्रमण विस्तार की अपेक्षा नियंत्रण को सुदृढ़ करने पर केंद्रित थी। ठीक है, तो जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी अब उनका फोकस क्या था, कंसोलिडेटिंग कंट्रोल रादर देन एग्रेसिव एक्सपेंशन, कंट्रोल बनाए रखना एक्सपेंशन करने की बजाय। तो भारतीय सेना का पुनर्गठन इस प्रकार किया गया कि भविष्य में एकीकृत विद्रोह की संभावना ना रहे। ठीक है, वेल्लोर विद्रोह भी एक इंपॉर्टेंट है, 1806 में हुआ था। तो ब्रिटिश शासन में वर्दी संबंधी नए नियम लागू किए गए जो हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करते थे। तो ये जो है धार्मिक चिन्ह, दाढ़ी पर प्रतिबंध, ये सब जो है नियम लाए गए सिपाहियों के लिए। तो इसी की वजह से हमें वेल्लोर में 1806 में विद्रोह देखने को मिलता है। भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की विरासत की बात करें, लीगेसी ऑफ यूरोपियन कोलोनिज्म इन इंडिया की बात करें, तो औपनिवेशिक शासन अन्याय, उत्पीड़न, हिंसा और विस्थापन से परिपूर्ण था। ठीक है, इनका जो कोलोनियल रूल था इट वाज राइफ विद इनजस्टिस, ऑपरेशन, वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और उसके कुछ अनपेक्षित परिणाम भी रहे, जैसे कि भारत को विश्व को भारत से जोड़ दिया। ठीक है, तो इनके इस ऑपरेसिव बिहेवियर ने क्या किया कि भारत को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जोड़ने का काम किया। भारत में स्मारकों के दस्तावेज बने, उनकी कला वास्तुकला का अध्ययन किया, कुछ खंडहरों को पुनर्स्थापित किया और पुनर्तत्व शास्त्र का आरंभ किया। तो इन्होंने कुछ अच्छे काम भी करे, जैसे कि जो इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया है, आर्ट एंड कल्चर को स्टडी करा, कुछ रिस्टोरेशन करा, जो कि मुगल काल में चीजें खराब हुई थी उनका रिस्टोरेशन करा, उन्होंने आर्कियोलॉजी की शुरुआत करी। तो कुछ अच्छा भी हुआ यूरोपियंस के आने से। इसने यूरोपीय समाज में भारतीय कला की सराहना को भी प्रेरित किया। संस्कृत ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद भी आरंभ हुआ और जो है नव महाद्वीप की खोज के तुल्य था। ठीक है, ग्रंथों का यूरोप में प्रसार किया था, एक नव महाद्वीप की खोज के तुल्य था। उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को ब्रिटिश आधिपत्य से बचाने के लिए वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ी। तात्या टोपे के सहयोग से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर का दुर्ग जीता और वहां का कोष तथा अस्त्रागार अपने अधिकार में लिया। 18 जून 1858 को उनकी जो है वीरगति जो है उन्हें प्राप्त हुई। फिर अवध की बेगम हजरत महल की बात करें तो 1857 के विद्रोह में उन्होंने जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई करी। कहां से? लखनऊ से। उनका बेटा था बिरजिस कादिर जो कि माइनर सन था उनका, तो उसके लिए उन्होंने लड़ाई करी थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स जो है उन्हें हराने के लिए पहुंचने लगे तो फिर उन्होंने देश छोड़ दिया और नेपाल वो चली गई। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, उनकी एक लिस्ट हम देख लेंगे। 1763 से 1800 के बीच 1800 के बीच सन्यासी फकीर विद्रोह होता है। मजनू शाह इनके लीडर माने जाते हैं। बंगाल में हुआ था, अंग्रेजी शोषण के कारण हुआ था। 1784 में तिलका मांझी विद्रोह होता है। तिलका मांझी लीडर होते हैं, बिहार में होता है, कर और अत्याचार की वजह से होता है। 1806 का वेल्लोर विद्रोह सिपाही विद्रोह होता है, तमिलनाडु में होता है, धार्मिक हस्तक्षेप की वजह से होता है। 1817 से 19 में भील विद्रोह होता है, सेवाराम जो है लीडर होते हैं, खानदेश में होता है, भुखमरी की नीतियों की वजह से होता है। 1831 से 32 में कोल विद्रोह होता है, बुद्धू भगत जो है लीडर होते हैं, छोटा नागपुर वाले रीजन में होता है, जमींदारी और बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से होता है। 55-56 में संथल विद्रोह होता है, सिद्धू कान्हू लीडर होते हैं, झारखंड में होता है, महाजनों के शोषण की वजह से होता है। 1857 का विद्रोह बहादुर शाह जफर, ठीक है, उत्तर भारत में कारतूस और असंतोष। और 1859-60 में नील विद्रोह होता है, दिगंबर विश्वास लीडर होते हैं, बंगाल में होता है, जबरन नील की खेती की वजह से होता है। लीडर्स के नाम आपको याद रखने, एक बार साइड हो जा रहे हो, स्क्रीनशॉट इस स्लाइड का ले लीजिएगा। ठीक है, अठारह सौ 73-76 में पबना विद्रोह होता है, किसानों द्वारा होता है, बंगाल में जमींदारों के शोषण की वजह से होता है। 75 में दक्कन के दंगे होते, किसान महाराष्ट्र में करते हैं महाजन शोषण की वजह से। 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह होता है, बिरसा मुंडा का लीडर होते हैं, छोटा नागपुर वाले रीजन में, और भूमि छीनने की वजह से विद्रोह होता है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है, बाल गंगाधर तिलक वगैरह इसके लीडर होते हैं, बंगाल में होता है, बंगाल विभाजन को लेकर के होता है। 1917 में चंपारण का आंदोलन होता है, गांधी जी लीडर होते हैं, बिहार में होता है, नील की समस्या के लिए होता है, नील खेती वापस से कराई जाने लगी थी। 1918 में खेड़ा, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात में होता है कर से मुक्ति के लिए। 1920 में असहयोग आंदोलन, गांधी जी लीडर, भारत में अंग्रेज विद्रोह। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो के लिए। ठीक है, तो ये एक लिस्ट आप तैयार करके रखिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम एक टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के कोझिकोड में इसका जो है आगमन होता है।
उसके बाद 1502 में ये फिर से आता है, ये भी आपको याद रखना है। 1560 में गोवा में धार्मिक न्यायाधिकरण इंक्विजिशन की स्थापना होती है। 1612 से 60 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की जाती है। ठीक, इंग्लिश में ये था। उसके बाद 1674 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पुडुचेरी में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया जाता है। 41 में कुलाचल के युद्ध में डच सैन्य बल की पराजय होती है मार्तंड वर्मा द्वारा। ठीक है, 46 से 63 तक ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध चलते हैं। 70-72 में बंगाल का प्रथम भीषण अकाल पड़ता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1818 में तृतीय अंग मराठा युद्ध होता है, मराठाओं का अंत हो जाता है। 1829 से 33 तक वर्तमान मेघालय में खासी जन क्रांति का विद्रोह होता है। 35 में मैकॉले को भारतीय शिक्षा पर प्रतिवेदन आता है। 1858 में ब्रिटिश राज द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाता है। 48-49 तक क्या होता है, सिख साम्राज्य का पतन होता है। और 57 में महान भारतीय क्रांति हमें देखने को मिलती है। तो ये टाइमलाइन भी आपको याद रखना है। तो चलिए, इसी के साथ हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। 3 चैप्टर थे लेकिन बहुत डिटेल थे, तो इसलिए 3 लेक्चर लगे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी, जो कि हमारी जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह को कवर करती हुई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।